अतीक अहमद बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं सर, और हमारी बातचीत का एक हिस्सा भी बहुत ट्रेंड किया सोशल मीडिया पर। धुरंधर 2 रिलीज़ हुई, उसके बाद से अतीक अहमद पे बहुत बात हो रही है। उसमें दिखाया है कि अतीक अहमद का आईएसआई कनेक्शन था, कैसे ड्रग्स और हथियार की सप्लाई में अतीक अहमद पूरी तरह से सारे तार जुड़े थे। आप ये बताइए, धुरंधर मूवी में जो अतीक अहमद का दिखाया गया है किरदार, क्या वो सही है या फेक दिखाया है? जो लोग फेक कह रहे हैं, मैं पूछूँगा फेक कहने की ज़रूरत क्या है? ये मतलब उसके पीछे उनके पास बेस क्या है? मुझे घोर आपत्ति ये है कि एक हत्यारे और एक कुख्यात अपराधी के लिए कवर फायर जो दे रहे हैं, और दिखाई ये पड़ रहा है कि जो कवर फायर दे रहे हैं, उगते हुए वो उस तरीके के कलाकार हैं, कालांतर में उनके अंदर भी वही एक डीएनए है जो कि उनको माफिया बना सकता है। लेकिन दुर्भाग्य उनका ये है कि अब वो इकोसिस्टम नहीं रहा कि वो बन सके अतीक। इसलिए उनको संतोष करना होगा, जितनी कमाई कर ली उसी में संतोष कर लें, अन्यथा ज़्यादा हाथ-पैर चलाएँगे तो लाभ के स्थान पे कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे लोग की यात्रा करनी पड़ जाए। आप उनकी जो लोग कवर फायर दे रहे हैं, पहले उनकी ज़रा बैकग्राउंड आप देख लें। हुँ, हुँ। अगर आप कहेंगे तो मैं नाम लेके बता सकता हूँ कि जिन लोगों ने कहा है, क्रिमिनल हिस्ट्री देख लीजिए ज़रा, अबू आज़मी, वो भी बहुत कवर फायर दे रहे हैं, और उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री ज़रा एक बार चेक कर लीजिएगा। हेट स्पीच में उनको जेल भी हुई थी। 1993 बॉम्ब ब्लास्ट में वो अक्यूज़ थे, सुप्रीम कोर्ट से उनको रिलीफ मिली। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि इस तरीके के लोग कवर फायर देंगे, अगर नहीं देंगे तब आश्चर्य होगा। अब हम बात करते हैं क्या ये सही था या गलत था? हुँ। अतीक 1962 बॉन्ड है, 1962 बॉन्ड है, 79 ऑनवर्ड्स उसके ऊपर 100 जघन्य अपराध हैं। 1-2 नहीं, 100 से ऊपर जघन्य अपराध हैं, और कोई ऐसा नहीं थप्पड़ मारना है या गाली-गलौज का नहीं है। ये कब से आपने कहा 62 बॉर्न है, और कब कब तक? 1979 ऑनवर्ड्स ओके। टिल हिज डेथ, 100 प्लस केसेस। तो ये तो 15 साल की उम्र से ही आप ये कह रहे हैं। जी, ये तो पूत के पाँव पालने में ही दिखाई पड़ने लगते हैं। जो है एक्सटॉर्शन, हत्या, मास मर्डर्स, जबरन धन वसूली, और इसके साथ प्रॉपर्टी पे ज़बरदस्ती कब्ज़ा करना। ये तो इसकी श्रेणी थी। जो सबसे ज़्यादा जघन्य अपराध हमारे तत्कालीन इंडियन पेनल कोड में थे, वो इनके ऊपर लागू हैं। ये 100 कह रहे थे आप? ये 100 हैं, 100 प्लस। और ये देखिए राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी थे। जैसे कोई गैंग बनता है डिस्ट्रिक्ट लेवल का, तो उसका गैंग बनता है D39 विद्याराम गैंग था। 4-5 थानों में क्रियाशील था, तो उसका था D39 विद्याराम गैंग, आगरा। ये कैसे होता है सर? ये थोड़ा बताइए, गैंग को कैसे डिफाइन करते हैं? डिस्ट्रिक्ट गैंग, डिस्ट्रिक्ट गैंग का कोडिंग होती है डी। अब इंटरस्टेट मतलब अंतर्राज्यीय, एक आईआर, इंटर रेंज, जैसे वो प्रयाग इलाहाबाद रेंज में भी हो, लखनऊ रेंज में हो, अच्छा। या आगरा, तो इंटर रेंज हो जाएगा वो आईआर। हुँ, हुँ। आईआर 280 मान लो 19, आईआर 228, जैसे डकैत वकैत होते हैं या इस तरीके के स्मगलर्स होते हैं, तो इंटर रेंज कहते हैं। अब होते हैं जो टॉप मोस्ट लेवल, मतलब नेशनल लेवल के खिलाड़ी, इंटर स्टेट। ये थे IS 277। इनकी कोडिंग जो गैंग चार्ट में इनका नंबर था इंटरस्टेट 277। 277 क्यों? इससे पहले 276 हो चुके थे हाँ, हो ऐसे? चुके होंगे, बिल्कुल हो चुके होंगे। जब इंडस्ट्री हो जाती है 277, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हमारी है, आज की नहीं है, 10 साल की नहीं है, 20 साल की नहीं है, ये है 50 साल की। अंग्रेज़ों के ज़माने से ये कोडिंग और तब से चली आ रही है। हुँ। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जब से हमारा पुलिस विभाग बना 1861 से, लेकिन ये जो ग्रेडिंग वगैरह है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने से चली आ रही है। ठीक है। अगर आप कभी जाएँ किसी थाने में, अगर आप किसी से कहिए अपने मित्र से कि आपको हिस्ट्री शीट दिखा दें, आप देखेंगे कि 1890 तक की हिस्ट्री शीट तो मैंने देखी है, उर्दू में लिखावट में, और उर्दू में सारी जो है सर्विलेंस और उनके डिटेल, और उसके कॉलम्स होते हैं, देखने में बड़ा लुत्फ़ आता है कि कितने ज़माने में कितनी बारीकी से अपराध और अपराधियों के बारे में निगरानी की जाती है। हुँ, हुँ। उनके मददगार कौन है, ज़रिया आमदनी क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है। ख़ैर हम इस पे आते हैं अतीक के ऊपर। ठीक बात है। हम लोग अतीक पे आते हैं। आईएस 277। 277। अब IS 277 ने शाहगंज में मुकदमा लिखा जाता है, और इकबालिया बयान देता है कि मेरे ISI से ही नहीं, LET से भी संबंध है। ये बोला है अतीक। जो ये बोला है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसकी वीडियोग्राफी ज़रूर हुई होगी, और अगर इसको पता लगाया जाए तो मैं समझता हूँ, लेकिन अगर की भी होगी तो कम से कम हमें तो और आपको तो नहीं बताया जाएगा, क्योंकि इतनी संवेदनशील मामला है। और ये भी नहीं है कि साहब ये कोई गौरैया थे कि इनके धमका करके इनसे कुछ कहलवा दिया जाए। कौन से ईयर की बात है सर, साल? ये जब गिरफ्तार होके शाहगंज में केस लिखा गया था, मैं समझता हूँ इनकी डेथ के कुछ दिन पहले की बात है। ठीक है। बिल्कुल करंट बात है ये, बहुत पुरानी बात नहीं है ये, हाँ, कि आप समझे 1979 या 1980 की बात हो। ये ठीक है। तात्कालिक बात है, और तात्कालिक बात पे उसने ये कहा था कि बात अभी तो हम शुरू कर रहे हैं कि मेरे ISI से संबंध है, मेरे लश्कर-ए-तैयबा से संबंध है,
और ड्रोन के माध्यम से पंजाब में हमने 455 बोर पिस्टल, AK-47 और RDX और कारतूस हमने मंगवाए थे और हमारे ही स्लीपर सेल्स ने ला करके हमें उसको लाके दस्तयाब करे, मतलब हमको उपलब्ध कराया। वजह, उमेश पाल की हत्या के लिए हमें सोफिस्टिकेटेड वेपन चाहिए थे। पिस्तौल तो 9mm की भी आती है, 38 बोर की भी आती है, 32 बोर की भी आती है, 455 इतना, जो अगर आपने देखा होगा, ये तो गूगल पे अपने दर्शकों को दिखाइएगा, वो एक तरीके से कोल्ट कोबरा करके एक पिस्टल आती है, इतनी बड़ी होती है, बिल्कुल कैनन, कारतूस भी उसका राइफल के बराबर होता है। अच्छा। अगर घुटने में भी लग जाए तो बचेगा आदमी नहीं, हेमरे से ही मर जाएगा वो बिल्कुल फाड़ देगी, क्योंकि मान के चलिए कि अगर आपके पास इतने मोटा कारतूस अगर आर पार हो गया तो पूरे आसपास के ऑर्गन्स को, मेजर ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देगी। कोई ज़रूरी नहीं कि वाइटल पार्ट पे ही लगे। इसलिए जो सर्टेनिटी, मुख्तार अंसारी ने जब कृष्णानंद राय की हत्या करनी थी तो उसने LMG का इंतजाम करवाया था। इन्होंने जब उमेश पाल की हत्या करने का प्लान बनाया तो 455 और AK-47 का इंतजाम कराया। अब ये जब आई तो उसके बाद इन्होंने 2-3 बातें और हुई। मरने के बाद इनके घर की जब तलाशी ली गई इलाहाबाद में, सिविल लाइंस एरिया में, तो वहाँ पर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कारतूस और मेड इन पाकिस्तान कारतूस बरामद हुए। इनको क्या ज़रूरत थी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान कारतूस लिया? जहाँ पे रहते थे 5 किलोमीटर की रेडियस में दसियों हथियार और कारतूस की दुकानें हैं, वहाँ से ले सकते थे। लेकिन इनको शायद विश्वास पाकिस्तान के कारतूसों पे ज़्यादा था, उनकी मारक क्षमता के ऊपर उनको विश्वास था, इसलिए पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और मेड इन पाकिस्तान कारतूस इस्तेमाल किया। 455 जब आप वेपन देखेंगे, 455 का वेपन ये होता है कि पूरी वर्जिन स्टील का बनता है, 1 पीस ऑफ स्टील दैट इज वर्जिन स्टील, और उसमें कोई रिवेट वगैरह नहीं होता, जोड़ नहीं होता है। उसको काट करके फिर बाकी चीज़ें उसमें अटैच की जाती हैं और वो इट इज़ लाइक अ मिनी कैनन। आप कहीं जा रहे हैं, दरवाज़ा नहीं खुल रहा है तो 2 गोली मार दीजिए, दरवाजे का ताला वाला सब खत्म हो जाएगा। कितने का आता है सर ये? महँगा ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन मेरा फिर भी असेसमेंट है, कोई भी फॉरेन मेड वेपन आज की तारीख में 15 लाख से कम का नहीं मिलता है। ये होगा 25 लाख का। अच्छा। हाँ, लेकिन कोल्ट कोबरा वगैरह है, उसमें कई वेरिएशंस आते हैं और एक स्कॉर्पियन करके एक आती है। वो अगर स्कॉर्पियन वगैरह तो फिर वो बढ़ती चली जाती है। लेकिन इनके लिए पैसा क्या है? 15 लाख हो या 50 लाख हो, मनी इज़ नॉट एन इश्यू। एन ऑथेंटिक, ओरिजिनल, अनयूज्ड और बिल्कुल मिंट कंडीशन का वेपन इनको चाहिए और वो वेपन इनको मिल गया। और जिस तरीके से इन्होंने राजू पाल विधायक की हत्या की थी, दिन दहाड़े पूरा शुरू किया था, वहाँ से इन्होंने इलाहाबाद कैंट से और लेके गए थे दारागंज तक। और यही नहीं, जब लाश पहुँच गई अस्पताल तो इनके शूटर्स ने अस्पताल में जाकर के स्ट्रेचर पड़ी लाश के ऊपर भी कम से कम 20 कारतूस झोंके। तो इतना तो शातिर इनका दिमाग था। अब ऐसे आदमी के अगर बचाव में आप आ रहे हैं, मैं अगर पुलिस महानिदेशक होता और जब मैं था तब मैंने यही किया, इनके बगल में जो भी इनके मददगार हैं, जो भी इनको कवर फायर दे रहे हैं, उनकी भी हिस्ट्री शीट खोल करके उनकी भी जांच और इंटेलिजेंस जरा इंक्वायरी हो जानी चाहिए। मजबूरी क्या है आपकी? अगर आप वाकई गंभीर हैं तो हमारे क्या ये ब्रांड एम्बेसडर हैं राजनीति के, ये मुसलमानों के? अगर मुसलमानों का ब्रांड एम्बेसडर आपको देखना है, मैं एक तो पहली चीज़ मैं कह दूँ, भारत में हिंदू मुसलमान भाई-भाई हैं, दोनों भाई हैं। लेकिन हमारे ब्रांड एम्बेसडर हमारे आपके हैं भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम साहब, ब्रिगेडियर उस्मान साहब, जिन्होंने कश्मीर में कहा था कि जब तक हम पाकिस्तान का लूटा हुआ कश्मीर नहीं ले लेंगे, मैं ज़मीन पे ही सोऊंगा, अनाज नहीं ग्रहण करूंगा। हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं परमवीर चक्र विजेता हवलदार अब्दुल हमीद, अशफाक उल्ला खां क्रांतिकारी। मैं एक शो पे था तो मैंने कहा कि आप लोग ये इसकी माला जप रहे हैं, मरसिया पढ़ रहे हैं, अतीक 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 अतीक, और आपके नैपकिन गीले होके चले जा रहे हैं, सूख भी नहीं रहे आपके आंसुओं से। आप ये बता दें जिन हजरात के नाम मैंने बताए हैं, ये कहाँ दफन हुए हैं, ज़रा बता दें मेरी जानकारी के लिए। APJ अब्दुल कलाम साहब कहाँ दफन हुए हैं, अशफाक उल्ला खां साहब कहाँ दफन हुए हैं, PVC परमवीर चक्र होल्डर अब्दुल हमीद खां साहब कहाँ दफन हुए, नहीं मालूम हुआ। और जितने बड़े अलंबरदार थे, क्योंकि इनकी तरफदारी करना उनकी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि को कहीं पूरा नहीं करेगा। स्वार्थ सिद्धि तभी होगी जब अतीक और मुख्तार ऐसे लोगों की माला जपेंगे।